हेलो। हाँ जी साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अपना समास चल रहा है। समास में हमने पढ़ लिया है अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया है और केवल समास है जो कि हमने पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। साथियों, सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और उसे ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहले हम बात करेंगे द्विगु समास की। एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर अव्यय भाव करा के और फिर तत्पुरुष न करा के, आप कर्मधारय न करा के सीधा द्विगु समास करा रहे हैं, तो समझ में कैसे आएगा? इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। सारे समास में जो कि यूनिक हैं और सबकी हैं जो कि अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई भी एक दूसरे समास से है जो कि लिंक नहीं है। सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम तत्पुरुष नहीं पढ़ेंगे तो हमें द्विगु समझ में नहीं आएगा, वो भी आएगा। द्विगु की अलग कंडीशन है, तत्पुरुष की अलग कंडीशन है। तत्पुरुष मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि तत्पुरुष में आपकी द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सभी विभक्ति हैं, तो उनको उसको है जो कि हम अंत में है जो कि डिस्कस करेंगे। बात करते हैं द्विगु समास की। हाँ जी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका हो गया द्विगु समास। द्विगु समास है। द्विगु समास होगा कहाँ पे? एक सेकंड, हमने चर्चा की थी कि जहाँ पे संख्यावाची शब्द होगा वहाँ पे हम द्विगु समास करेंगे, लेकिन कुछ शब्दों को छोड़कर, जैसे नदी भिष्टय हो गया और बहुव्रीहि समास के हैं जो कि कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको छोड़ करके द्विगु समास होगा। संख्या पूर्वो द्विगु। आप समझने पे ध्यान रखिएगा, लिखने में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मैटर ये, संख्या पूर्वो द्विगु। अब जैसे कि आप द्विगु समास में ही देख रहे हैं, द्वि अर्थार्थ संख्यावाची है द्वि, और गु अर्थार्थ द्विगु जो समास है उसमें उसका जो पूर्व पद है आपका वो संख्यावाची होगा। और यहाँ पे भी जो कि सूत्र लिखा हुआ है कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जहाँ पे संख्यावाची शब्द पूर्व में होगा वहाँ पे आपको द्विगु समास करना है। अब ये पूर्व का अर्थ क्या है तो हम बात करते हैं इसके भी। कोई भी समास है जो कि हम लेते हैं तो उसमें आपको दो पद अवश्य रखने होते हैं, क्योंकि एक पद का समास होता ही नहीं है। समास का अर्थ ही ये है कि हम दो पदों को मिलाएंगे तो ही हमारा समास होगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, जो कि हमने इसके बारे में बहुत बार चर्चा की है, पंच गंगम। तो इसमें जो कि दो शब्द आ रहे हैं आपके, पंच और गंगम। ये जो पंच है आपका ये पूर्व पद है और ये जो गंगम है आपका यह वाला उत्तर पद है। अर्थात पूर्व पद संख्यावाची हो तो हमें द्विगु समास है जो कि करना होता है। लेकिन कुछ विशेष शब्दों को छोड़ करके हमें देखना है कि इस शब्द में है जो कि नदी भिष्टय सूत्र तो नहीं लग रहा कहीं। अगर नदी भिष्टय सूत्र लगता है तो वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अगर इस शब्द का है जो कि अन्य अर्थ निकल गया, जो कि हम बहुव्रीहि समास में उसकी बात करेंगे, अन्य अर्थ निकलता है तो वहाँ पे हम बहुव्रीहि समास है जो कि करना होता है हमें। और इसमें है जो कि हमें द्विगु समास नहीं करना है। इसमें आगे जो कि नदीवाची शब्द आ रहा है गंगम, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अब हम द्विगु समास की भी हैं जो कि बात कर लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा पंच पात्रम। पंच पात्रम मैंने आपके सामने लिखा पंचानाम पात्राणाम समाहार है। अर्थात समाहार अर्थ में है जो कि आपका द्विगु समास होगा। पूर्व में संख्यावाची शब्द और समाहार वाची शब्द हो तो वहाँ पे आपको जो कि द्विगु समास करना होता है। पांच पात्रों का समूह है, अर्थात पंचानाम पात्राणाम समाहार है, यहाँ पे होगा जो कि आपका द्विगु समास हो जाएगा। हाँ जी, एक दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो कि और हम इसे समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा पेंसिल पंचवटी। पंचवटी मैंने आपके सामने एक पद रखा है। अब इसका जो समास करेंगे हम तो निकल के आएगा आपका पंचानाम वटानाम समाहार है। पांच वटों का समूह है अर्थात पंचवटी। तो आपको देखना है पूर्व पद है जो कि संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द है, नदी भिष्टय सूत्र यहाँ पे लग नहीं रहा है
और जो कि इसका अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात अन्य अर्थ है जो कि इसका पद का नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। अगर इसका अन्य अर्थ निकल जाता है तो वहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास करना होता है। अन्य अर्थ का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा पंचानन, मैंने आपके सामने लिखा पंचानन, अब इसमें आपको पंच दिख रहा है, ये तो आपको द्विगु समास की ओर लेके जाएगा, क्योंकि पंच दिख रहा है, पूर्व में संख्यावाची शब्द है, और लेकिन आगे है जो कि आनन है। अब इसको पूरे को मिलाएंगे हम पंचानन, तो ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में संकेत कर रहा है कि पंचानन हम शिव को कहते हैं, तो ये आपका द्वंद्व समास न होकर के बहुव्रीहि समास में है जो कि चला जाएगा। 5 हैं मुख जिसके पंचानाम आनन न हो करके इसका जो समास होगा, विग्रह होगा, वो आपका होगा पंच आननानि यस्य सह, अर्थात 5 हैं मुख जिसके वह है, तो वो है आपका शिव। तो ये अन्य अर्थ है जो कि इसका निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको द्विगु नहीं करना है, यह आपका पर्टिकुलर है जो कि बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, आप उनके हैं जो कि विग्रह कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा पहला पंचरात्रम, समास कीजिएगा फटाफट इसके, और समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा पंचरात्रम और पंचपात्रम हो ही गया, इसको हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पंच पंच आएगा वहीं पे आपका है जो कि द्विगु समास होगा, आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका त्रिलोकी, इनके समास विग्रह आप स्वयं कीजिएगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। त्रिलोकी, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, और आगे आप लिखिएगा अष्टाध्यायी, कहाँ पे लिखें, अष्टाध्यायी, आप इनके हैं जो कि समास विग्रह स्वयं से कीजिएगा। और आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चतुर्भुजम, चतुर्भुजम, चतुर्युगम, हाँ एक बात मेरे याद आ गई अभी समय पे, कल किसी मित्र का मैसेज आया मेरे पास टेलीग्राम पर, तो उन्होंने कहा, उसने बंदे ने कहा कि सर आप हैं जो एग्जाम्पल बहुत कम समझाते हैं, तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप एग्जाम्पल की तरफ ध्यान न दीजिए। एग्जाम्पल आपको बहुत सी किताबों में मिल जाएंगे, आपको 100, 200, 500, 1000 बहुत से मिल जाएंगे एग्जाम्पल। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, आप कहाँ जा रहे हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, अगर उसकी शर्त है, अगर उसकी जो समझने का तरीका है वो आपको अगर समझ में आ गया, वो नियम क्या कहना चाहता है, वो समास क्या कह रहा है, कैसे है जो उसको पता लगा सकते हैं हम, अगर वो आपके समझ में आ गया तो आप एग्जाम्पल कहीं से भी उठा के देखिएगा, किसी भी बुक में से ले लीजिएगा, आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ पे है जो कि समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल और मैं 2-4 और आपको समझा दूंगा अधिक, अगर आपको लगता है कि कम हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे इतने ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। आप एग्जाम्पल हैं जो कि और बुक से ले लीजिएगा, वहाँ से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ़िलहाल थोड़े बहुत तो, और आपका हो गया सप्ताह है, और दूसरा हो गया आपका सप्तशती, आपका हो गया द्विरात्रम, द्विरात्रम। ये एग्जाम्पल हैं जो कि आप इनको सॉल्व कीजिएगा। मैंने लगभग 10 के आसपास हैं जो कि आपको एग्जाम्पल लिखा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि दूसरा समास है हमारा द्वंद्व समास की है, जो कि हम चर्चा आगे कर लेते हैं। द्वंद्व समास, अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथियों तक भी है जो कि इसे पहुंचाइएगा, और साथियों को जगाइएगा कि बेटा उठ पढ़ ले, एग्ज़ाम नज़दीक ही है, आने वाली है। 2020 में हो तो हो, नहीं माफ़ कीजिएगा, फरवरी में तो आपकी एग्ज़ाम लगभग शायद हो ही जाएगी, तो ज़रूर पढ़ने पे फोकस कीजिएगा। अपने साथियों को भी जगाइएगा, अगर वो सो रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, उनको कहिएगा कि बेटा पढ़ लो, ये टाइम ही है पढ़ने का। अभी लगभग बच्चे ऐसे पढ़ने वाले हैं जो कि दिन रात इसी पे फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि घर पे और कुछ काम नहीं है, सिर्फ पढ़ने का ही काम है। चलते हैं, हमारा बात करते हैं द्वंद्व समास की। हाँ जी, द्वंद्व समास शुरू,
एक सेकंड के लिए आप द्वंद्व समास पढ़ने से पहले हम एक बात और चर्चा कर लेते हैं उसी की। द्विगु समास में एक बात और आप है जो कि याद रखिएगा। अगर मुनि शब्द, हाँ जी यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आपका मुनि शब्द जातिवाचक शब्द के जातिवाचक अर्थ में आए तो आपको है जो कि द्विगु करना है। लेकिन अगर मुनि शब्द है आपका, अगर ये व्यक्तिवाचक रूप में आए, व्यक्तिवाचक शब्द के लिए आए, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आए, तो आपको है जो कि अव्यय भाव इसमें करना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपके सामने लिखा द्विमुनि, तो यह है आपका जो कि विसर्ग नहीं है इसके, यह आपके जातिवाचक शब्द में होगा और इसका है जो कि विग्रह होगा आपका द्वयोः मुन्योः समाहारः, द्वयोः मुन्योः समाहारः। अगर जातिवाचक के लिए मिले तो आपको करना है द्वंद्व समास, द्वयोः मुन्योः समाहारः, दो मुनियों का समूह है। लेकिन अगर आपको ये व्यक्तिवाचक शब्द में मिले, आपको अगर किसी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर मिले, तो वहाँ पे आपको है जो कि अव्यय भाव समास करना है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा द्विमुनिः, इसका समास होगा आपका द्वौ, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी, द्वौ मुनि, अर्थात दो मुनि। किसी की तरफ इशारा करना होता है द्वौ मुनि, तो उसका अर्थ होता है दो मुनि, तो इसमें होगा आपका अव्यय भाव समास। इसको ध्यान कैसे रखना है कि अगर आपको विसर्ग मिलती है तो आपको करना है अव्यय भाव समास, और अगर आपको विसर्ग नहीं मिलती है तो आपको करना है द्विगु समास। इसको है कि आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर मुनि शब्द है जो कि जातिवाचक में मिलता है तो आपको द्विगु करना होता है, और अगर आपको ये अव्यय भाव समास में अर्थात व्यक्तिवाचक अर्थ में मिलता है तो आपको अव्यय भाव समास है जो कि करना होता है। अगर विसर्ग मिले तो आपको करना है अव्यय भाव समास, और विसर्ग नहीं मिले, आपको सीधा सिंपल मिले, तो आपको करना होता है द्विगु समास। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, हमारा जो कि नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास, आगे हम बात करते हैं। ये मैंने हेडिंग डाल दी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या खास बात है? उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः, लिख देता हूं मैं यहाँ पे नीचे, उभय, अरे कहाँ गया पेन, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है, अर्थात दोनों पद जहाँ पे प्रधान होंगे वहाँ पे आपका द्वंद्व समास है जो कि हो जाएगा। अब दोनों पदार्थ का क्या अर्थ है? मैंने भी आपको बताया कि समास में है जो कि दो पद कम से कम मिलने होते हैं, एक पद का कभी भी समास नहीं होता है। दो पद में जहाँ पे आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब दो पद से ज़्यादा भी अगर पद हो, तो अगर तीनों ही पद, अगर चार पद सारे के सारे हैं जो कि आपके प्रधान हो, तो वहाँ पे भी आपको द्वंद्व समास ही करना होता है। वहाँ पे आपका सर्व पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है, ये है जो कि हम इसका परिभाषा बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा शिवश्च केशवश्च, शिव अलग है, केशव अलग है, दोनों प्रधान हैं अपनी अपनी जगह, तो वहाँ पे है जो कि आपका द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। शिव केशव जो कि है इसका सामासिक पद बन जाएगा। मैंने आपके सामने बोला हरि च हरश्च गुरुश्च, अर्थात हरि अलग है, हर अलग है महादेव, और गुरु आपका अलग है, हरि हर गुरु वह, यहाँ पे तीनों ही अलग हैं और तीनों ही प्रधान हैं, तो यहाँ पे भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने बोला रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, यहाँ पे चारों अलग अलग हैं, राम अलग है, राम का जो कि अर्थ है अलग निकलता है, लक्ष्मण आप अलग है और भरत अलग है, शत्रुघ्न अलग है, इन चारों ही, ये चारों ही हैं जो कि प्रधान है अपनी अपनी जगह, तो यहाँ पे भी आपका है जो कि द्वंद्व समास हो जाएगा। मैंने आपके सामने दो पदों का बोला, तीन पदों का सामासिक पद है जो कि रखा, चार पदों का रखा और पांच पदों का भी है जो कि होता है, और वो होता है आपका युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च भीमश्च नकुलश्च सहदेवश्च, इसका सामासिक पद बनेगा युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेवाः, अर्थात बहुवचन हो चुका है तो हम विसर्ग लगा के बोलेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेवौ, नहीं, ये बिल्कुल है जो कि आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि द्विवचन नहीं है, वो आपका बहुवचन है जो कि हो जा रहा है। पांच व्यक्ति वहाँ पे हमने बैठा दिए तो वो आपका बहुवचन में है जो कि बोला जाएगा। बात करते हैं अन्य की
उभय पदार्थ प्रधान है, अर्थात दोनों पद हैं जहाँ पे प्रधान होते हैं वहाँ पे आपका द्वंद्व, और द्वंद्व है जो कि आपके च अर्थ में होता है। मैंने जो भी आपके सामने है जो कि एग्जाम्पल रखे हैं उनमें आपको है जो कि च देखने को मिल रहा है। रामश्च, केशवश्च, रामश्च, लक्ष्मणश्च, रामश्च, भरतश्च, ये जो हम च लगा के बोल रहे हैं इसे च अर्थ में है जो कि आपका द्वंद्व होता है। और इसके लिए है जो कि पाणिनि महोदय ने एक पर्टिकुलर सूत्र है जो कि बनाया हुआ है, और वो है आपका चारथे द्वंद्व, अर्थात च के अर्थ में है जो कि द्वंद्व समास होता है। यह है जो कि पाणिनि के द्वारा बताया हुआ है, चारथे द्वंद्व है। आपको ये एग्जाम्पल में एज इट इज ऐसे भी पूछ सकता है कि किस अर्थ में द्वंद्व होता है, तो आपको वहाँ पे लिखना है चारथे द्वंद्व, अर्थात च के अर्थ में है जो कि आपका द्वंद्व होता है। चलते हैं आगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को है जो कि क्लास है आपके सामने सेशन लेके आया है मैंने, तो इसको है जो कि अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो स्माइल ज़रूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपके चेहरे से। चलते हैं आगे। चारथे द्वंद्व है, अर्थात च के अर्थ में आपका द्वंद्व समास है जो कि हो रहा है। बात करते हैं इसके बारे में, द्वंद्व समास के बारे में आगे। द्वंद्व समास है जो कि आपका 3 प्रकार का होता है, अर्थात 3 अर्थ में है जो कि आपका द्वंद्व समास हो रहा है। पाणिनि महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका द्वंद्व समास है जो कि 3 प्रकार से होगा, 3 अर्थ में होगा, और मैं आपके सामने वो लिख रहा हूँ। कौन कौन से हैं वो 3? पहला है आपका इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है आपका समाहार, समाहार द्वंद्व है। और तीसरा है आपका इतरेतर हो गया, समाहार हो गया, तीसरा है आपका एक शेष द्वंद्व है। ये 3 प्रकार से हैं जो कि पाणिनि महोदय ने बताए हैं आपके। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर का अर्थ होता है अलग अलग, इतर इतर, इतर इतर अर्थात अलग अलग जिन दोनों की प्रधानता है वही है आपका इतरेतर द्वंद्व। समाहार, समाहार का अर्थ है कि जहाँ समूह का बोध होता है द्वंद्व समास में, वहाँ है जो कि आपका समाहार द्वंद्व समास जो कि हो जाएगा। और एक शेष का अर्थ है कि जहाँ पे दोनों पदों में एक पद को ही शेष रखा जाता है वो है आपका एक शेष द्वंद्व समास। बात करते हैं तीनों की अलग अलग। पहला मैंने आपके सामने लिखा इतरेतर, अरे हाँ जी, इतरेतर द्वंद्व। मैंने आपके सामने लिखा इतरेतर द्वंद्व, तो इसको हम अलग भी कर लेंगे एक बार। माफ़ कीजिएगा, इतर इतर अर्थात अलग अलग जिन व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं दोनों ही अपनी अपनी जगह प्रधान है, तो वहाँ पे हम जो कि इतरेतर द्वंद्व कर देंगे। मैंने आपके सामने जैसे एग्जाम्पल रखा था राम कृष्णौ, रामश्च, रामश्च, कृष्णश्च, अर्थात यहाँ पे राम का महत्व है जो कि अलग है, कृष्ण है जो कि इसका महत्व अलग है, और दोनों में अर्थात च आ रहा है तो च अर्थ द्वंद्व, च के अर्थ में जो कि द्वंद्व समास होता है, इसकी हमने चर्चा कर ली है। रामश्च, कृष्णश्च दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं, दोनों का महत्व अलग है, तो इसको है जो कि हम एक, माफ़ कीजिए, दोनों को मिला के है जो कि एक सामासिक पद बनाएंगे, और वो आपका बनेगा राम कृष्णौ। अर्थात दोनों अपनी अपनी जगह महत्व हैं, दोनों ही पद प्रधान है, तो वहाँ पे है जो कि आपका इतरेतर द्वंद्व कहलाएगा। अर्थात दोनों की अपनी अपनी है जो कि पहचान होती है। और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ मैंने आपके सामने लिखा हरि, हरि हरऊ। और इसके बारे में एक बात और आप याद रखिएगा, इतरेतर द्वंद्व का है जो कि ये आपका एग्जाम्पल होगा वो द्वितीया में भी होगा, तृतीया में भी होगा, अर्थात द्विवचन में भी होगा, और बहुवचन में है जो भी होगा। ये आपके सामने द्विवचन का मैं एग्जाम्पल रख रहा हूँ। हरिश्च, हरश्च, अर्थात हरि आपका कृष्ण हो गया, हरिश्च और हरश्च। हर होता है आपका महादेव और हरि होता है आपका कृष्ण या विष्णु जिसे आप कहते हैं। हरिश्च, हरश्च दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, हरि अलग है, हर अलग है। सामासिक पद आपका बनेगा हरि हरऊ। हरि हरऊ जैसे ही बनता है तो ये आपका द्विवचन, अर्थात हरि और हर 2 व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो आपका द्विवचन में हरि हरऊ बन जाएगा। ये आपका जो कि इतरेतर द्वंद्व समास का है जो कि एग्जाम्पल हो जाएगा। हम बहुवचन की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपके सामने है जो कि उनको रख दिया है उन एग्जाम्पल को।
मैंने आपके सामने लिखा हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। यहाँ पे तीन व्यक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। हरि अलग है, हर अलग है और गुरु अलग है। हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च सामासिक पद है जो कि बनेगा हरिहर गुरु वह। यहाँ पे हरिहर गुरु नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन न होकर के हमने तीन व्यक्तियों की जो कि चर्चा कर ली है, तो यहाँ पे आपका बहुवचन होगा हरिहर गुरु वह। ये हो गया आपका इतर इतर द्वंद्व। मैंने यहाँ पे दो की भी बात कर ली है, तीन पदों की भी है जो कि बात कर ली है, और चार की भी है जो कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ मैं पहले आपको। रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च। यहाँ पे चार व्यक्तियों की हमने चर्चा कर ली है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नाः, ये बहुवचन हो जाएगा। और पांच की भी है जो कि मैंने चर्चा कर ली है। युधिष्ठिरश्च, भीमश्च, अर्जुनश्च, नकुलश्च, सहदेवश्च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवाः, तो ये भी है जो कि आपका इतर इतर द्वंद्व समास का है, जो कि उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा मैं चर्चा करता हूँ आपके सामने, वो है आपका समाहार द्वंद्व। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का आपको समझना है कि द्वंद्व समास तो होगा ही होगा, लेकिन वो भी आपका है जो कि समूहवाची शब्द में होगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं पाणी पादौ, पाणी पादौ, इसका विग्रह हम करेंगे तो यह आपका च अर्थ में तो होगा ही होगा, पाणी च पादौ च, अर्थात पाणी हाथों को है, हाथ भी हैं जो कि एक हाथ नहीं होता है, समूह में होता है, दो हाथ होते हैं। और पाद भी हैं, पैर भी हैं जो कि एक नहीं होता है, दो होता है। पाणी च पादौ च, अर्थात पाणी पादौ, ये है जो कि सामासिक पद है। और इसके बारे में आप एक बात और याद रखिएगा, ये है जो कि आपका नपुंसकलिंग में, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि यह है जो कि आपका नपुंसकलिंग में एक वचन होता है। जो पाणी पादौ है आपका नपुंसकलिंग में एक वचन है जो कि गिना जाता है। नपुंसकलिंग एक वचन, अर्थात समाहार, माफ कीजिएगा, समाहार द्वंद्व के जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे वो आपको नपुंसकलिंग में मिलेंगे और एक वचन में है जो कि देखने को मिलेंगे। पाणी पादौ इसका बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम्पल है। तीसरे की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा है आपका जो कि एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व की है जो कि खास बात है कि इसमें जो दो पद हैं जो कि हमने ले रखे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही है जो हम शेष रखते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा माता च पिता च, माता च पिता च, अर्थात माता और पिता। तो हमने इसका है जो कि सामासिक पद लिखेंगे वो होगा आपका पितरौ। माता च पिता च, पितरौ हमने लिखा तो यहाँ पे हमने पिता को महत्व दिया, अर्थात किसी एक व्यक्ति को ही है जो कि महत्व दिया और उसी को है जो कि हमने शेष रखा। तो यही है आपका एक शेष द्वंद्व। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूँ इसी का, एक शेष का। मैंने आपके सामने लिखा पुत्रौ, मैंने आपके सामने लिखा पुत्रौ, और इसका है जो कि विग्रह होगा आपका पुत्री च पुत्रः च, अर्थात पुत्री और पुत्र। तो सामासिक पद है जो कि निकल के आएगा आपका पुत्रौ। एक शेष है जो कि यहाँ पे शेष रहेगा। दूसरा मैंने आपके सामने लिखा पेंसिल, हाँ जी, मयूरी च मयूरः च, मयूरी च मयूरः च, सामासिक पद है जो कि बनेगा आपका मयूरौ, अर्थात एक है जो कि दोनों में शेष रहेगा। अब हम इनके एग्जाम्पल हैं जो कि हमने देखे एक शेष के, वहाँ पे अगर आपने गौर किया तो एक ही बात है जो कि निकल के आती है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो कि हमने दो यहाँ पे पद रखे हैं, दोनों में है जो कि पुल्लिंग आपका शेष बच रहा है। तो इसका निकल के आता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब ही हम यहाँ पे पद रखेंगे तो उनमें पुल्लिंग शब्द है जो कि आपका एक शेष के अंदर बचेगा। हमारा कल्चर ही ये है, भारतीय संस्कृति ही ये है कि अगर आपके सामने आपकी माता और पिता के सामने रखा जाए कि किसी एक को ही है जो कि जिंदा रहना है, तो आपके माता फटाक से बोलेंगे कि हम मरेंगे, पिताजी शेष रहेंगे आपके। तो यही है, इस एग्जाम्पल में भी है, एक शेष द्वंद्व में भी यही है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है कि हमें पुल्लिंग को है जो कि महत्व
देना है। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और अपने साथियों के साथ भी है जो कि इस क्लास को, सेशन को पहुँचाइएगा। एग्जाम्पल मैं और आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन अगर आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे इसका समझने का, जो कि मैंने आपको बताया है अभी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान सिर्फ समझने पे रखिए, एग्जाम्पल पे मत जाइए कि एग्जाम्पल 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत से मिल जाएंगे किताबों में, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि समझना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ ये सिस्टम फॉलो कर लिया, समझ लिया यहाँ से, तो आप एग्जाम्पल है जो कि चुटकियों में सोल्व करेंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने, आप है जो कि उनको सोल्व कीजिएगा आराम से। मैंने आपके सामने लिखा ईश कृष्णऊ, माफ़ कीजिएगा सब पूरा है, हाँ जी, ईश कृष्णऊ, विग्रह कीजिएगा आप, ईश कृष्णऊ। सीता रामऊ और हरि हरऊ। शिव केशवऊ, अरे पेंसिल, शिव केशवऊ। सूर्य चंद्रऊ। सीता गीते, और आगे है देवा सुरऊ, पार्वती परमेश्वरऊ, पार्वती परमेश्वरऊ। सुन के भी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे है जो कि अच्छे से लिखा नहीं मिलेगा आपको। पार्वती परमेश्वरऊ। नेक्स्ट है आपका पत्र पुष्प फलानी, पत्र पुष्प फलानी। दूसरा है आपका छात्रोपहनम, छात्रोपहनम। नेक्स्ट है आपका त्वक सृजम, त्वक सृजम। ये एग्जाम्पल है जो कि आप इनको सोल्व कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नाम है अपना उमेश शर्मा, यूट्यूब चैनल है अपना यूएस अध्ययन के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है जो कि हमारा है यूएस अध्ययन के नाम से, सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ आपको वहाँ पे हैं जो कि मिल जाएंगी, जो आज से पहले की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।